नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो शपथ समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। नई कैबिनेट को लेकर भी चर्चाएं तेज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। खास बात यह है कि बंगाल के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इससे पहले साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे। तो सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के मंत्रिमंडल में अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता और शंकर घोष समेत कई बड़े नेताओं को जगह मिल सकती है। फिल्म और सांस्कृतिक जगत से जुड़े कुछ चेहरों के नाम भी चर्चाओं में है। वहीं विधानसभा स्पीकर पद के लिए तपस रॉय का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। तो 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। तो बीजेपी की यह जीत बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखी जा रही है। तो अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की कमान संभालेंगे, सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता हुआ दिखाई देगा। तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और बता दें कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री भी इस आयोजन में शामिल होने पहुंचेंगे। इससे पहले मनमोहन सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। माननीय सीएम जैसे वहीं बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की कमान संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में जल्द ही प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत होने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 1 जून से 5 हाइड्रोजन बसें चलाने पर यूपी रोडवेज ने सहमति दे दी है। इन बसों का संचालन परी चौक, बोटेनिकल गार्डन, नोएडा सिटी सेंटर, मयूर विहार और अक्षरधाम जैसे प्रमुख स्थानों से किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, येडा और यूपी रोडवेज के बीच इस परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी की तरफ से हाइड्रोजन बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। हर बस में करीब 45 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी और एक बार फ्यूल भरने पर बस लगभग 600 किलोमीटर तक चल सकेगी। इन बसों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से धुआं नहीं बल्कि केवल पानी की भाप निकलेगी, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। बसों के ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी यूपी रोडवेज के पास रहेगी, जबकि यात्रियों की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई येडा करेगा। उधर बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। देहात कोतवाली क्षेत्र के भंसौली कट के पास तेज रफ्तार बाइक हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार उत्तम सिंह, उनकी पत्नी और 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ये परिवार खुर्जा की ओर से अपने घर बुलंदशहर नगर के धमेड़ा अड्डा लौट रहा था। इसी दौरान हाईवे पर खड़े ट्रक से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे भारी वाहनों के खड़े होने से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों ने प्रशासन से हाईवे पर खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक और वाहन की तलाश में जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।
वहीं मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मदरसे के उस्ताद पर 13 वर्षीय छात्र के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार की शिकायत के अनुसार उनका 13 वर्षीय बेटा गांव स्थित मेहदे रसीद मदरसे में पढ़ता है और रात में वहीं रुकता था। आरोप है कि 2 मई की रात मदरसे के उस्ताद मोहम्मद तालिब ने छात्र के साथ जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने बच्चे को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। अगले दिन जब पीड़ित छात्र घर पहुंचा तो उसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार थाना पहुंचा और आरोपी उस्ताद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5F/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोपी मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मामले की जानकारी देते हुए गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ग्राम भनवाड़ा निवासी एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाना रतनपुरी के ग्राम भनवाड़ा के निवासी समजीत ने थाना रतनपुरी पर एक प्रार्थना दिया कि मेरा नाबालिग बेटा 13 वर्षीय के साथ गांव के ही एक कारी मोहम्मद तालिब ने उसके साथ कुकर्म किया है। इस संबंध में थाना रतनपुरी पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। आज उस कारी मोहम्मद तालिब को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर उसको जेल भेजकर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षी को बड़ी सम्मानजनक जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने महिला आरक्षी मधु सिंह को खेलों में शानदार उपलब्धियों के लिए स्टार लगाकर उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया। मधु सिंह ने ताइक्वांडो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर पुलिस विभाग का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए पुलिस विभाग ने उन्हें यह सम्मान दिया। उप निरीक्षक बनी मधु सिंह ने वर्ल्ड टाइक्वांडो चैंपियनशिप, 4th नेशनल चैंपियनशिप कटक, 3rd सीनियर नेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप, 2nd वुमेन्स लीग टाइक्वांडो चैंपियनशिप और माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने 40th नेशनल चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल और 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में ब्रोंज मेडल जीतकर भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि मधु सिंह की उपलब्धियां न सिर्फ नोएडा पुलिस बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी मधु सिंह को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं युवा किसान यात्रा का आज 8वां और अंतिम दिन नोएडा में संपन्न हो गया। 8 जिलों से गुजरते हुए ये यात्रा किसानों के विभिन्न मुद्दों और खासतौर पर इंडो-यूएस डील के विरोध को लेकर निकाली गई थी। यात्रा के समापन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही इंडो-यूएस डील का सीधा असर देश के किसानों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि समझौते से कृषि क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा मिलेगा, जबकि छोटे और मध्यम किसानों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। किसानों ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ विरोध करना नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करना भी था। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों में किसानों को संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उत्कृष्ट होने का आह्वान किया गया। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर भी यात्रा रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई जगहों पर अनुमति और आवाजाही को लेकर बाधाएं पैदा की गई, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने यात्रा जारी रखी। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन का केवल पहला चरण था और आगे इसके 4 और चरण चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यात्रा के समापन पर बड़ी संख्या में किसान और समर्थक मौजूद रहे। किसानों ने सरकार से कृषि और व्यापार से जुड़े फैसलों में किसानों की राय शामिल करने की मांग भी उठाई। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शक्तिखंड 2 में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्लॉट नंबर 33 स्थित 16 फ्लैटों वाली एक रिहायशी लो राइज बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रूप से चल रही बैटरी बनाने और स्कूटी रिपेयरिंग यूनिट में अचानक बैटरी फटने से भीषण आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते काला धुआं इमारत में फैल गया और परिवारों के बीच चीख पुकार शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद फायर विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
हुई। हालांकि इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वो पिछले कई महीनों से इस अवैध यूनिट के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। लोगों का कहना है कि करीब 6 महीने पहले भी उन्होंने इस खतरे को लेकर आवाज उठाई थी। इतना ही नहीं, 4 दिन पहले ही लखनऊ मुख्यालय CFO और अग्निशमन विभाग को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी। निवासियों का आरोप है कि इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और अवैध गतिविधि लगातार चलती रही। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो आज पूरी बिल्डिंग के 16 परिवारों की जान खतरे में नहीं पड़ती। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। सहमे हुए लोगों ने अवैध यूनिट को तुरंत सील करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह के अवैध और खतरनाक कारोबार नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और फायर विभाग और प्रशासन पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। आज शक्तिगंज 2 में एक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन करके एक बैटरी की वो थी शॉप थी, जो उसमें किसी बैटरी में आग लगी थी। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी थी। वहां जाके देखा तो काफी मात्रा में धुआं था। तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से आग को बुझा दिया और स्मोक एग्जॉस्टर लगा के हमने पूरे धुएं का निकाल के उसको क्लियर किया और लगभग 15 से 20 मिनट में ही पूरी तरह से हमने इसको काबू कर लिया था। घटना में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं है। सर, लगभग 16 परिवार रहता है उस बिल्डिंग में और पूर्व में भी 4 दिन पहले ही एक शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र दमकल विभाग को दिया गया है। क्या उस पर कार्रवाई की गई है क्या? और देखिए, लो राइज सोसाइटी है, वो हमारे कार्रवाई में नहीं आती है, तो उसके लिए हम लोग जो है एक नोटिस भी हमने उनको निर्गत किया। साथ ही हम लोग GDM में पत्र लिख के इसको इस पर कार्रवाई करने के लिए वो बोलेंगे। इसमें ये तो छोटी सी इनकी शॉप है जहाँ पे स्टोर करते हैं बैटरी। ये इतनी बड़ी शॉप देख रहे हैं, अभी भी आप देखिए बैटरी चार्ज हो रही है, वो इतनी सारी, इतनी कवर करिए। इतना आग लगने के बाद भी ओपन रखा हुआ है। अगर जरा सी, वो तो छोटी सी दुकान में आग लगी, अगर एक बड़ी दुकान में आग लग गई ना तो भैया हमारी तो सारी जमा पूंजी चली जाएगी। इनकी तो सॉरी बोलने की देर है कि भैया फायर ब्रिगेड आएगी, आग बुझा के चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। जो पुलिस आई है उसने अपनी गाड़ी से फायर एक्सटिंग्विशर निकाला है, आग बुझाई है। इनके पास कोई आग बुझाने का कोई साधन कुछ भी नहीं है। ये घटना जो है ये आज घट गई है, लेकिन मैंने इसके लिए कंप्लेंट जो है 4-5 दिन पहले CFO राहुल पाल जी गाजियाबाद और DG लखनऊ को मैंने रिटर्न में कंप्लेंट करी थी। फिर यहाँ से मूलचंद जी जो है फायर ऑफिसर, वो यहाँ आए थे, विजिट करके गए थे, बट उस पर कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। बस वो बोल गए कि हम इनको नोटिस दे देंगे। फिर भी मैं उनके पीछे पड़ा रहा। अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पे घटना हो गई। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक स्टोर रूम बना रखा है और यहाँ पे एक स्कूटी की दुकान है। जिसका हमें डर था वही हुआ। बैटरी की दुकान यहाँ पे नीचे खोल रखी है। हमने GDM में सब जगह कंप्लेंट कर रखी है, इसका कोई हमें समाधान नहीं मिल रहा है। पूरी 16 की 16 फैमिली यहाँ पे रहती है और कभी भी यहाँ पे हादसा हो सकता था। अभी नीतिखंड में भी हुआ था, गौर में भी हुआ था, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंदिरापुरम में, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कब कुछ होगा, हादसा होगा, तब उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पे कुछ किया जाए। वहीं शामली के थाना भवन कस्बे के मोहल्ला रोगन ग्रान ने प्रेम प्रसंग और वैवाहिक विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हमले में गंभीर रूप से घायल महिला का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। थाना भवन प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पंजाब के पठानकोट जिले के थाना शाहजहांपुर क्षेत्र के गांव पिंड मुरादपुर निवासी शिव कुमार बीते बृहस्पतिवार को थाना भवन पहुंचा था। आरोप है कि उसने बबीता नाम की महिला को अपनी पत्नी बताते हुए उसके साथ चलने का दबाव बनाया। महिला की तरफ से साथ जाने से इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गुस्से में आए शिव कुमार ने चाकू निकालकर बबीता पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ी। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी पेट में चाकू मारकर घायल कर लिया। मौके पर मची चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं आरोपी शिव कुमार को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद घायल महिला के पति विजय की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना के पीछे के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वहीं दिल्ली सहारनपुर रोड स्थित दभेड़ी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारी मोहित राणा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 अप्रैल को रोकी पुत्र बबला निवासी ग्राम उनहेड़ी जिला यमुनानगर
हरियाणा शराब के नशे में टोल प्लाजा पर पहुंचा था। आरोप है कि उस दौरान उसने कर्मचारियों के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी भी दी। उस समय मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी और बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि उसी रंजिश के चलते 6 मई की रात करीब 12 बजे आरोपी रोकी अपने 4 साथियों के साथ दोबारा टोल प्लाजा पर पहुंचा। आरोप है कि वहां पहुंचते ही आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के दौरान कर्मचारी मोहित राणा, कुलदीप, संदीप और अनुज ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। कर्मचारियों ने आरोपी रोकी और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए अरविंद कुमार ने बताया कि करीब 1 हफ्ते पहले टोल कर्मचारियों और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। प्रारंभिक जांच में उसी पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित नरा जड़ौदा गांव के विश्वकर्मा इंटर कॉलेज में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब ग्रामीणों और छात्रों के अभिभावकों ने कॉलेज परिसर में पूर्व प्रबंधक की अस्थियां दबाए जाने का आरोप लगाया। घटना के बाद कॉलेज परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा का 1 मई को निधन हुआ था। आरोप है कि उनके परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन और प्रधानाचार्य के साथ मिलकर उनकी अस्थियों को कॉलेज परिसर में पेड़ों के नीचे दबा दिया। इस घटना के बाद छात्रों और ग्रामीणों में भय और नाराजगी का माहौल है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने पेड़ों के नीचे खुदाई करवाई जहां से कुछ अस्थियां जैसे अवशेष बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेश कुमार ने पूरे मामले में अस्थियों की जानकारी होने से इंकार किया है। वहीं कॉलेज के साधारण सभा के सदस्य डॉक्टर ML भार्गव ने आरोप लगाया कि ये कृत्य हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ है और शिक्षा के मंदिर को अपवित्र किया गया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण विनय भारद्वाज का कहना है कि गांव के बच्चे इस घटना के बाद डरे हुए हैं और उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन को पूरी जानकारी थी, लेकिन अब जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौके से कुछ अवशेष मिले हैं जिनकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल इस मामले में कोई औपचारिक तहरीर नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। मेरा नाम डॉक्टर ML भार्गव है। मैं विद्यालय में साधारण सभा का सदस्य हूँ। कुछ बच्चों से पता चला कि विद्यालय में यहाँ पे जो है कुछ अस्थियां, मानवावशेष हैं, अस्थियां पड़ी हुई हैं। तो इसी संबंध में हमने पता किया। हुआ ऐसा था कि अभी पिछली 1 तारीख को पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा जी का निधन हो गया था। वैसे तो ये बहुत दुख का विषय है, हम सभी को उनकी तरफ सहानुभूति है भाई इस तरह से उनका जाना। लेकिन उनके पुत्र नितिन कुमार ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, जिससे जो है पूरे समाज को, पूरे जो है क्षेत्रवासियों को जो है शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को शमशान घाट से यहाँ पे ला करके विद्यालय में सभी पेड़ों के नीचे दबा दिया है। हमें जानकारी मिली थी कि कहने जो हमारे भूतपूर्व प्रबंधक थे यहाँ के, उनका देहांत हो गया था और उनकी जो अस्थियां थी वे गंगा में प्रवाहित ना करने की वजह से प्रवाहित ना करी और जो है इनमें पेड़ों में उनकी अस्थियां को जो है दबा दिया। तो गांव वालों में इस चीज़ का बहुत रोष है। बच्चे यहाँ पे जो है बहुत डरे हुए हैं। हमने जो इनके प्रिंसिपल हैं उन्हें बोला हमने, तो वो कह रहे हैं हमें जानकारी है, तब कि लोग बता रहे हैं कि जब वो अस्थियां दबाई गई थी वो यहीं पर मौजूद थे। वहीं गाजियाबाद के पटेल नगर स्थित एक AC सर्विस सेंटर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि AC में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर और कंप्रेसर लगातार ब्लास्ट होने लगे। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि कई वाहन जलकर खाक हो गए। घटना थाना सिहानी गेट क्षेत्र के पटेल नगर स्थित ऑन स्पॉट एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर की बताई जा रही है। करीब 3:05 पर फायर विभाग को आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन कोतवाली समेत कई दमकल यूनिट्स मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि पूरी 3 मंजिला इमारत आग की चपेट में थी। इमारत के अंदर रखे AC गैस सिलेंडर और कंप्रेसर लगातार फट रहे थे, जिससे आग तेजी से फैल रही थी। घनी आबादी वाले इलाके में लगी इस आग से आसपास के मकानों तक खतरा पहुंच गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने 4 हौज पाइप फैलाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए वैशाली, साहिबाबाद और मोदीनगर फायर स्टेशन से भी अतिरिक्त गाड़ियां बुलाई गई। करीब 8 दमकल गाड़ियों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। धुएं और तेज गर्मी के बीच फायर कर्मियों ने BA
सेट पहनकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे में 2 कार और करीब 10 मोटरसाइकिलें जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान भूतल पर एक बुजुर्ग मृत अवस्था में मिले, जिनकी पहचान त्रिलोकीनाथ के रूप में हुई है। उनकी उम्र करीब 80 वर्ष बताई जा रही है। फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते आसपास के घरों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सर्विस सेंटर के मालिक का नाम ओमकार तोमर है। आज दिनांक 9 मई 2026 को सुबह समय लगभग 3:05 पर फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली की सूचना प्राप्त हुई थी। पटेल नगर स्थित ऑन स्पॉट सर्विस सेंटर जो है एक मकान में स्थित है, जो 3 मंजिला मकान था, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 8 गाड़ियाँ फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली से, साहिवाल से, वैशाली से और मोदीनगर से घटनास्थल पर भेजी गई। चूँकि घनी आबादी क्षेत्र में स्थित था सर्विस सेंटर, चारों तरफ से 3 टीम गठित करते हुए तीनों फ्लोर्स पर आग बुझाना शुरू किया और लगभग 2 घंटे में आग को पूरी तरह से बुझा दिया। घटना में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, जिनका नाम त्रिलोकीनाथ था, वो मृत अवस्था में पाए गए, जिनको तत्काल बाहर निकाला गया। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी हुई कुछ कारें और बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। साथ ही अन्य जो आसपास के रहायशी मकान थे, उसमें आग फैलने से पूर्व ही पूरी तरह से बुझा दी गई। आज वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मेरठ करनाल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सरिये से भरा एक ट्रक जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गाजियाबाद से पंजाब की ओर जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर चलते समय ट्रक का टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर लगते ही डीजल की टंकी फट गई और ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक में भरा सरिये और वाहन को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं मुजफ्फरनगर में कथित धर्म परिवर्तन और युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने मेरठ निवासी एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 7 मई को गांधीनगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को मेरठ निवासी समीर खान नाम का युवक अपनी पहचान छिपाकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी युवती का धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह कराना चाहता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नई मंडी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए BNS की धाराओं और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर युवती को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए राजू कुमार साव ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि युवती को मेडिकल परीक्षण और बयान की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है, साथ ही उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास और बहला फुसलाने की बात प्रथम दृष्टया सामने आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवती के मजिस्ट्रेट के सामने बयान और आगे की जांच के बाद ही मामले में विस्तृत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना नई मंडी के गांधीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना नई मंडी पर आकर शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके बहन को एक दूसरे संप्रदाय का युवक बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने और गलत संबंध बनाने के इरादे से लेकर भाग गया। इस सूचना पे तत्काल नई मंडी पुलिस महिला अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके युवती के बरामदगी के लिए तत्काल टीमों को क्षेत्र में रवाना कर दिया। नई मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर अपहृत युवती को सकुशल बरामद कर लिया और लेकर भागने वाले तथा धर्मांतरण कराने वाले युवक को नई मंडी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उस युवक जिसका नाम समीर खान ब्रह्मपुरी मेरठ का रहने वाला उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। बरामदशुदा युवती का चिकित्सा परीक्षण एवं बयान इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है तथा उस युवती की काउंसलिंग भी पुलिस कर रही है। युवती के परिजनों के से नई मंडी पुलिस लगातार संपर्क में है। पुलिस द्वारा आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। सर लेके कहाँ गया था, कहाँ का धर्मांतरण करा रहा था लड़का? देखिए डिटेल अभी पूछताछ भी किया जा रहा है। अभी युवती का बता रहे हैं कि उनका युवती का काउंसलिंग भी किया जा रहा है। काफी कुछ डिटेल मिला है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस पे हम लोग उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। थाना नई मंडी के गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर शुभेंदु अधिकारी विधान और विधि अनुसार
ন্যায়াচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে